हेलो एंड वेलकम टू केवीआर लर्निंग एकेडमी। इस उम्मीद के साथ कि आप सभी अच्छे होंगे, चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जीविका का जो आप लोगों का भी एग्ज़ाम आने वाला है या एग्ज़ाम चल रहा है, तो इसमें जो है आप लोगों को कई तरह की चीज़ें पढ़नी है। इसमें से आप लोग को सब्जेक्ट नॉलेज भी पढ़नी है, उसके बाद करंट अफेयर्स भी पढ़नी है, उसके साथ साथ आप लोगों को जो है मैथ और रीजनिंग भी पढ़नी है। तो हम लोगों ने इस चैनल पर आप लोगों के लिए क्लास शुरू कर दिया है। इससे पहले मैथ का भी क्लास चल रहा है। साथ ही साथ हम लोग जो है सब्जेक्ट नॉलेज खास करके जो आपका ये दो पोस्ट है, एरिया कोऑर्डिनेटर और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, इसमें आप लोगों को 20 क्वेश्चन सब्जेक्ट नॉलेज से पूछेगा। तो 20 क्वेश्चन का जो आप लोगों को तैयारी बहुत अच्छे तरह से करना है। कारण है कि करंट अफेयर्स और जो बाकी जो मैथ रीजनिंग जो दिया गया है वो तो हर एक बच्चे करके चले जाएंगे, लेकिन सब्जेक्ट नॉलेज कहाँ से पढ़ेंगे? सबसे बड़ी समस्या तो यही है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आप लोगों को जो सिलेबस दिया गया है, जो ऑफिशियल सिलेबस है, उसको आप लोगों को एक बार देख लेना चाहिए। हम लोगों ने जो यहाँ पर पीपीटी बनाया है, जो क्वेश्चन ने सेलेक्ट किया है, तो वो सारे क्वेश्चन हम लोगों ने उसी जो सिलेबस है, जो सिलेबस दिया गया है किसमें, ऑफिशियल जो आप लोगों का फॉर्म आया था, नोटिफिकेशन आया था, तो उस समय में एक जो सिलेबस का भी दिया गया था कि किस तरह से एग्ज़ाम होगा। तो हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं लगभग लगभग उसी सिलेबस से लिए हैं। उस सिलेबस को हम लोगों ने बहुत अच्छे तरह से देखा था और उसी के बेसिस पर हम लोगों ने क्वेश्चन को डिजाइन किया है। तो अगर आप लोग इस क्लास को देखिएगा और इस क्लास को देखने के बाद अगर एग्जाम में जाते हैं तो देखिएगा कि जरूर यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 भी कंप्लीट कर लिया है, तो अगर आप लोग उस पार्ट को नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि खास करके एरिया कोऑर्डिनेटर और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के लिए ये जो सब्जेक्ट नॉलेज है काफ़ी महत्वपूर्ण है। 20 नंबर इससे आप लोगों को पूछेगा, और अगर इस 20 नंबर को अच्छे से आप लोग नहीं कर पाइएगा तो फिर जो है सिलेक्शन होने की चांसेस बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि इस बार कंपटीशन काफ़ी अधिक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग आज लेते हैं। मनरेगा के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, ये क्या है। इसको नरेगा भी कहा जाता है। तो मनरेगा के बारे में आप लोग जानते होंगे। इसका जो फुल फॉर्म होता है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। तो इस कानून के तहत जो है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दिया जाता है, रोजगार का अवसर दिया जाता है। दोस्तों, ये जो कानून है लागू हुआ था 2005 में। ठीक है, तो 2005 में मनरेगा कानून लागू हुआ था। चलिए इसके और अधिक इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं जो अगला पार्ट में, क्योंकि ये मिलता जुलता कुछ जो है एक्सप्लेनेशन है। अगर यहाँ पे बता दूंगा सारा चीज़ तो फिर अगला क्वेश्चन में आप लोग आसानी से जवाब दे दीजिएगा। तो ये है, देखिए क्या है यहाँ पर। मनरेगा के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति वर्ष कितने दिनों का रोजगार गारंटीकृत है। देखिए हम लोगों का जो ये पीपीटी है वह बायलिंगुअल है, तो अगर किन्हीं बच्चों को इंग्लिश में एग्जाम देना है तो क्वेश्चन को यहाँ पर पढ़ सकते हैं। हम लोग तो ऑप्शन यहाँ पे बता ही रहे हैं, तो आसानी से आप लोग यहाँ पर जो इंग्लिश का पीपीटी है उसको भी पढ़ लीजिएगा और आंसर कर पाइएगा। तो हम लोगों ने प्रयास किया है कि इंग्लिश वाले को भी कहीं जो है भटकना ना पड़े, तो इसी की वजह से पीपीटी में इंग्लिश का भी जो क्वेश्चन डाल दिया है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। दोस्तों, तो आप लोगों को पता होगा, और ख़ास करके जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं उनको तो नरेगा के बारे में पता ही होगा कि इसमें 100 दिन का जो है रोजगार दिया जाता है। और रोजगार का जो प्रकृति कैसा होता है, क्या लगता है कि वो हाई स्किल्ड रोजगार होता है? नहीं, इसमें अनस्किल्ड रोजगार होता है, जिसमें कि आप लोग जानते होंगे कि कंस्ट्रक्शन का काम होता है, जैसे रोड बनाना, तालाब बनाना, यही सब काम होता है, पेड़ पौधे लगाना। तो इसके तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति वर्ष 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, ये कानून में मेंशन है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं।
कि मनरेगा के तहत मजदूरी भुगतान कितने दिनों के भीतर किया जाना चाहिए। सपोज कोई मजदूर है, वो मनरेगा में काम किया, अब उसको तो भुगतान चाहिए, मैं भी काम करूंगा तो मुझे भी चाहिए, तो कितने दिनों के भीतर उनको भुगतान जो है करना पड़ेगा। तो देखिए कानून में प्रावधान है, कानून में प्रावधान है कि उसका जो भुगतान है वह जो है 15 दिन के अंदर कर दिया जाना चाहिए। जिस दिन उसने काम किया है उसके 15 दिन के अंदर किया जाना चाहिए। इंग्लिश वाले आप लोग क्वेश्चन को यहाँ पर देख लीजिएगा, थोड़ा मैं साइड हो जाता हूँ और अगले वाला क्वेश्चन से मैं पीछे हो जाऊँगा और आप लोग इंग्लिश वाले क्वेश्चन को भी पढ़ लीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 दिन। अगर कोई काम जो है मजदूरी जो मनरेगा के तहत करता है तो 15 दिन के अंदर उसको भुगतान जो है मिलना चाहिए, यह कानून में प्रावधान किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है कि मनरेगा के तहत कार्य की निगरानी की प्राथमिक इकाई कौन सी है। और इंग्लिश वाले क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। इसमें हम लोगों ने जितना क्वेश्चन लिया है दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कारण है कि ये सारा कुछ जो है जो सिलेबस आप लोगों का उसमें ये कीवर्ड दिया हुआ है, तो कीवर्ड के हिसाब से ही हम लोगों ने क्वेश्चन को डिजाइन किया है। इस क्वेश्चन को, इन सारे क्वेश्चन को आप लोग करके जाइएगा, देखिएगा कि आपका सब्जेक्ट नॉलेज में काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, आप लोग गेस कर लिए होंगे, जिला परिषद नहीं होता है, पंचायत समिति नहीं होगा, राज्य सरकार नहीं होगा, तो कहाँ होगा, ये ग्राम पंचायत। जो मनरेगा के तहत जो कार्य की निगरानी निगरानी कौन करता है, ग्राम पंचायत स्तर पे करता है, ग्राम सभा करता है कि किस तरह का कार्य जो है पंचायत में होना चाहिए, किस तरह का काम होना चाहिए, तो उसका निगरानी, ये सारे काम जो है समन्वय ये जो है ग्राम पंचायत का होता है। तो इसमें जो अगर पूछे कि निगरानी की प्राथमिक इकाई यानी कि पहला इकाई कौन सी होती है, तो वह है ग्राम पंचायत। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर हम लोगों ने देख लिया। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए यह क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इसको DNRLM भी कहा जाता है। वो इसमें पूछ रहा है कि इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, थोड़ा सा इंग्लिश वाले क्वेश्चन को देख लीजिए, मैं साइड हो रहा हूँ और उसके बाद फिर इसका आंसर देखेंगे। तो आप लोगों ने इंग्लिश वाले क्वेश्चन को भी देख लिया होगा। देखिए ये जो दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, इसकी शुरुआत जो है 2008 में नहीं हुआ था, इसकी शुरुआत जो है 2011 हुआ था। हालांकि उस समय में इसका जो नाम था वह था नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इस नाम से यह शुरू किया गया था। हालांकि 2015 में इसको जो है थोड़ा सा चेंज किया गया इसके नाम में, और इसका नाम उसके बाद कर दिया गया दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो इस तरह से जो है 2015 में इसका नाम चेंज करके दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया। हालांकि इसका जो आंसर सही होगा वह 2011 ही होगा। कारण है कि इसी समय में 2011 में ही इस योजना को शुरू किया गया था। क्वेश्चन है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DAY/NRLM का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने इसका आंसर गैस कर लिया होगा। तो इंग्लिश वाले भी क्वेश्चन के एक बार देख लीजिए, मैं थोड़ा सा साइड हो रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग देख लिए होंगे। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसमें एलिमिनेशन मेथड हम लोग लगाएंगे। देखिए एक चीज़ हमने इससे पहले भी बताया था और आप लोगों में काफ़ी सारे बच्चे जानते भी होंगे कि अगर किसी क्वेश्चन का आंसर पता ना हो तो क्वेश्चन कैसे बनाया जाए। तो इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण एक मेथड है वह एलिमिनेशन मेथड, यानी कि एलिमिनेट कीजिए, कुछ ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि आपका जो आंसर सही होने का चांसेस काफ़ी हाई हो जाएगा। इसमें हम लोग वही मेथड को अपना के देखते हैं, इसको जो है क्वेश्चन को देखते हैं और इसका आंसर फाइंड करते हैं।
देखिए इसमें क्या करें, शहरी क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाना। भाई यहाँ ग्रामीण आजीविका की बात हो रही तो शहरी क्षेत्र कहाँ से आ गया, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। उद्योगों को सब्सिडी देना, थोड़ा अजीब लग रहा है, ये भी नहीं होगा। कृषि उत्पादन कम करना, भाई कृषि उत्पादन कम क्यों करना, बढ़ाना है कि कम करना है, देखिए ये भी नहीं होगा। तो अब बच कौन सा गया है, तो अगर तीन ऑप्शन हम लोगों ने एलिमिनेट कर दिया तो सिर्फ हम लोगों के पास एक ऑप्शन है। तो अब देखिए ये ऑप्शन सही हो गया, ग्रामीण गरीब परिवारों को सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG का मतलब हुआ सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से गरीबी से बाहर निकालना निकालना ये जो है इस जो है मिशन है, इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इस तरह से भी आंसर को आप लोग एलिमिनेशन मेथड के द्वारा फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण किस वर्ष लॉन्च की गई थी। तो इंग्लिश वाले एक बार आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिए, मैं थोड़ा सा साइड हो रहा हूँ और फिर हम लोग जो है इसका आंसर देखेंगे। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2016। 2016 में, उससे पहले आप लोग जानते होंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में इंदिरा आवास योजना चलता था। तो उसके तहत जो है पक्का मकान जो है गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को दिया जाता था। उसका पुनर्गठन किया गया, उसका नाम फिर चेंज किया गया और नाम उसका चेंज करके रखा गया प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। और उसी समय में एक शहरी भी लॉन्च किया गया था, शहरी गरीबी, जो शहरी गरीब है उनको पक्का मकान देने के लिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2016 में इस योजना को शुरू किया गया था। इसके तहत जो है गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को पक्का मकान बनाने के लिए सरकार की तरफ से कुछ फाइनेंशियल सुविधा दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, हम लोग थोड़ा क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करें, क्या कारण है कि काफ़ी सारा क्वेश्चन हम लोगों को करना है। अगर आप लोगों को किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर देंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAY का मुख्य उद्देश्य क्या है। उद्देश्य तो पता है, वो तो बता ही दिए हम लोगों ने जब अभी डिस्कशन किया था। इंग्लिश में भी इस क्वेश्चन को देख लीजिए और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ग्रामीण गरीब परिवारों को पक्के घर प्रदान करना। शहरी क्षेत्रों में घर बनाना ये नहीं होगा, किसानों को फसल ऋण देना नहीं, शहरी रोजगार बढ़ाना ये नहीं। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण गरीब परिवारों को पक्के घर प्रदान करना। राइट, तो इस तरह से आंसर को आसानी से गेस कर सकते हैं। आप लोगों का जो क्वेश्चन आएगा इसी लेवल का क्वेश्चन रहेगा, कोई क्वेश्चन बहुत टफ नहीं रहेगा। कारण है कि जीविका का जो लेवल होता है क्वेश्चन का, जो पहले भी पूछा है देखा हूँ, वो काफ़ी इजी ही रहा है क्वेश्चन। तो इस बार भी इजी ही रहने का संभावना है। हालांकि आप लोगों को मॉडरेट और थोड़ा सा टफ क्वेश्चन भी करके जाना चाहिए, क्योंकि अभी तो जानते हैं कि कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि हर एक एग्ज़ाम में लेवल बढ़ते जा रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि PMAY में लाभार्थी, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में लाभार्थी का चयन किस डेटा के आधार पर किया जाता है। भाई कुछ तो कुछ मानक होगा ना, तभी तो सिलेक्शन करेंगे ना कि कौन गरीब है कौन नहीं है, किसको देना चाहिए मकान किसको नहीं देना चाहिए। तो देख लीजिए ये आप लोगों का ऑप्शन रहा, इस ये लिस्ट भी एक तरह से कर सकते हैं कि इसमें से किस लिस्ट या ऑप्शन के तहत ये जो है चयन किया जाता है। इंग्लिश वाले भी क्वेश्चन को देख लीजिए। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि जनगणना 2011 नहीं होगा, गरीबी रेखा सूची 1997 भी नहीं होगा, राज्य सरकार की जनगणना नहीं होगा। ये होगा सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना SECC 2011। ये जो है सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना, ये जनगणना 2011 के साथ ही हुआ था। हालांकि जाति वाइज इसका जो है डेटा प्रकाशित नहीं किया गया था, सरकार के पास ये डेटा था नहीं प्रकाशित किया गया।
कि उसमें कुछ एरर था, कुछ गलतियां थी, अशुद्धियां थी, जिसके वजह से मिसमैच था। इसके वजह से इस डेटा को प्रकाशित नहीं किया गया था। लेकिन जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है, जो रहने वाले जो है निवासी हैं, तो उसको इसमें समाहित किया गया है इस डेटा में। तो इसी के आधार पर जो है कि ये जो योजना है ना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसमें लाभार्थियों का जो है चयन किया जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है कि PMAY में घर निर्माण के लिए केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच धन का अनुपात क्या है। ठीक है, देखिए, जो इस योजना के तहत कुछ कंट्रीब्यूशन केंद्र सरकार का होता है और कुछ जो है राज्य सरकार का होता है। तो इसमें आप लोगों को बताना है कि कितना रेशियो होता है दोनों का। तो आप लोगों ने गेस कर दिए होंगे। आंसर होगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसमें 60-40 का रेशियो होता है। 60-40 का मतलब होता है कि केंद्र सरकार 60% देता है और 40% जो है वह कौन देता है, वो देता है, वह देता है कौन, वह देता है राज्य सरकार। तो 60-40 का रेशियो होता है। और अगर हम लोग बात करें हिली एरिया, जो नॉर्थ ईस्ट का हो गया, और जो हिली एरिया, जो हिली स्टेट है, जैसे उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, और नॉर्थ ईस्ट का जो स्टेट है, तो वहाँ पर जो ये रेशियो है वह 90:10 इस तरह का रेशियो होता है कि 90% जो है केंद्र सरकार देगा और 10% जो है वह राज्य सरकार इसमें देगा इस योजना के तहत। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा कि हिमालय और जो पूर्वोत्तर का राज्य है वहाँ पर 90:10 होगा, और बाकी राज्यों में ये 60:40 होगा। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। आप लोग जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में पहले जो है काफ़ी दिक्कतें होती थी, क्योंकि सड़क जो है टूटा फूटा होता था। हम लोग खुद जो है इस समस्या से गुजरे हुए हैं कि हम लोगों के गांव में भी सड़क नहीं हुआ करता था। 2010 के बाद जब इस योजना को वहाँ पर भी लागू किया गया, तब जाके सड़क बना था। उससे पहले तो खास करके बारिश के समय में इतना कीचड़ होता था, जाना मुश्किल हो जाता था। ठीक है, तो इस योजना की शुरुआत कब हुआ था, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो आप लोग एक बार इंग्लिश वाले भी आंसर को देख लीजिए। इस योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को हुआ था। समझिए, उस समय में माननीय जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनके कार्यकाल में, उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल में इस योजना की शुरुआत हुई थी। ठीक ना, तो 2004 तक वो प्रधानमंत्री रहे थे। तो उन्हीं के सरकार के द्वारा यह योजना शुरू किया गया था। किसके लिए? ग्रामीण क्षेत्रों में जो पक्की सड़क बनवाने के लिए। अब इस हम लोग इसमें एक चीज़ और भी देखेंगे कि कितना इसका पॉपुलेशन होना चाहिए किसी भी गांव का या ग्राम का, ताकि इस योजना का लाभ वहां पर मिल सके। तो आगे आने वाले क्वेश्चन हम लोग उसके बारे में भी देख लेंगे। देखिए, इसमें क्या है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। उद्देश्य तो आसानी से गेस कर सकते हैं, इंग्लिश में भी क्वेश्चन आप लोग देख लिए होंगे। चलिए, इसमें क्या है कि सभी मौसम सभी मौसमों में ग्रामीण सड़कों से संपर्क उपलब्ध कराना, यानी कि 12 मास जो है वहाँ पर संपर्क स्थापित हो, इस तरह का। नहीं तो क्या होता है कि बारिश के समय में जो है टूट गया रोड, उसके बाद तो जाना आना फिर वह काफ़ी जो है दुर्लभ हो जाता है। यही हाल कुछ साल पहले तक हम लोगों के गांव का भी था। ठीक है, तो सभी मौसमों में ग्रामीण सड़कों से संपर्क उपलब्ध कराना, ये जो है इसका सही आंसर होगा। अब इस योजना के तहत कितना जो है गांव का पॉपुलेशन होना चाहिए, कितनी जनसंख्या पे इस सड़क को बनाया जा सकता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए, वो क्वेश्चन इसमें नहीं है तो यहीं पे बता देता हूँ। इस योजना के लिए जो क्राइटेरिया है वह है कि 500 प्लस जनसंख्या होना चाहिए। 500 का
500 का जो है जनसंख्या होना चाहिए कहाँ पर, ये होना चाहिए समतल एरिया में, समतल एरिया में होना चाहिए। समतल एरिया में 500 और हिली एरिया और आदिवासी क्षेत्र में 250। अगर 250 से अधिक जनसंख्या है तो वहाँ इस योजना को लागू किया जाएगा। वही समतल एरिया में 500 प्लस जनसंख्या है तो वहाँ पर लागू किया जाएगा। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, कारण इस यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है जो कहाँ इसका क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। एक बार इंग्लिश में भी क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की इसकी जो शुरुआत हुई थी दोस्तों, यह 1995 में हुई थी। इसके तहत सोशल सिक्योरिटी जो है, सामाजिक सुरक्षा जो है प्रदान किया जाता है। इसके तहत बहुत सारे सामाजिक सुरक्षा है, जो पेंशन है ये भी दिया जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1995 में इस स्कीम को शुरू किया गया था। और अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP का संचालन किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का संचालन जो है यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत केंद्रीय सहायता किसे दी जाती है। किसे दी जाती है, आप लोग आंसर देख करके गेस कर लिए होंगे, वैसे जानते भी होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये आंसर पता होगा। इंग्लिश में भी आप लोग एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए पॉज करके, फिर हम लोग इसका आंसर देखते हैं। देखिए, ये जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना है, 40 वर्ष से अधिक के पुरुष को नहीं मिलता है। अगर ये मिलता तो हाल कुछ दिनों के बाद मैं भी इसके लिए एलिजिबल हो जाता, जो कि नहीं है। ठीक है, केवल ग्रामीण महिलाओं को नहीं, ये भी गलत है। 25 वर्ष से बोल रहा है कम आयु के युवा को। भाई तो अभी तक तो मुझे भी तब मिल गया होता है ना, यहाँ बोल रहा है वृद्धावस्था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति को जो है यह पेंशन मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, पीएम किसान योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। एक बार इंग्लिश में क्वेश्चन देख लीजिए, फिर जो है आंसर बताता हूँ। पीएम किसान योजना की शुरुआत 1 फरवरी 2019 को हुआ था। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। पीएम किसान योजना की शुरुआत कब हुआ था, तो 1 फरवरी 2019 को हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि पीएम किसान योजना के तहत प्रत्येक किसान परिवार को प्रति वर्ष कितनी राशि दी जाती है। आप लोगों को पता होगा, इसलिए ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगाएंगे। तो आप लोगों को पता होगा कि, चलिए थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू आ गया था, आप लोगों ने इसका आंसर गेस कर लिया होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 6,000। और ये 3 किस्त में दिया जाता है, 2-2 हज़ार करके। ठीक है, 2-2 हज़ार करके 3 किस्त में ये दिया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पीएम किसान योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। भाई उद्देश्य वाला क्वेश्चन तो बहुत आसान होता है, आसानी से गेस किया जा सकता है। इंग्लिश में भी एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए इंग्लिश वाले। तो इसका जो सही हो जाएगा ऑप्शन, इस जो सही आंसर होगा, सही ऑप्शन होगा, किसानों को मुफ्त बिजली देना नहीं है, कृषि मशीनरी सब्सिडी बढ़ाना ये भी नहीं है, किसानों को शहरी रोजगार देना ये भी नहीं है। तो क्या है,
किसानों को प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करना, यही ना, 2-2 हजार करके 3 किस्त में दिया जाता है, 6,000 रुपया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY किस वर्ष शुरू की गई थी? यह भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, तो एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए। इंग्लिश में भी क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, इंग्लिश वाले क्वेश्चन। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007-8 में शुरू किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY जो है 2007-8 में शुरू किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY का मुख्य उद्देश्य क्या है? फिर उद्देश्य वाला क्वेश्चन हो गया आगे। उद्देश्य वाला तो बहुत आसान होता है। इंग्लिश वाले एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा, कृषि निर्यात पर प्रतिबंध लगाना। प्रतिबंध क्यों लगाएगा? इससे तो किसान का जो आय है वो कम हो जाएगा। एक तो वैसे ही किसान को जो है वाजिब दाम नहीं मिलता है अपने जो उपज का। ठीक है, किसानों को मुफ्त बीज देना, ये थोड़ा सा सही लग रहा है लेकिन उतना सही नहीं है। शहरी खेती को बढ़ावा देना बिल्कुल नहीं। तो हो जाएगा इसका आंसर नंबर डी, राज्यों को कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना। क्या करना? राज्यों को कृषि के क्षेत्र में क्या करना है? निवेश बढ़ाना है। जिस निवेश किस तरह से बढ़ेगा? तो वहाँ पर कृषि के डेवलपमेंट के लिए सिंचाई का, उसके बाद जो है सॉइल टेस्टिंग का, उसके अलावा और भी जो चीज़ें हैं वो सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए, ताकि पैदावार जो है बढ़ सके, और इसके साथ साथ किसानों का आय भी बढ़े। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, और मुझे लगता है ये आज इस जो क्लास का अंतिम क्वेश्चन होगा शायद। तो निम्नलिखित में कौन सी योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है? असंगठित क्षेत्र, यहाँ बात क्या कर रहा है? असंगठित, असंगठित क्षेत्र अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो बस एक मोटा मोटी याद रख लीजिए कि 10 से कम अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो उसको अनऑर्गेनाइज सेक्टर बोला जाता है। जैसे रेवड़ी वाले हो गए, ठेला वाले हो गए, ये जो सब्जी बेचते हैं, तो इन लोगों को क्या बोलते हैं? असंगठित क्षेत्र के रोजगार में काम करने वाले। ठीक है, तो बोल रहा है कि इस क्षेत्र में जो श्रमिक होता है उसको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो इसका आंसर आप लोगों को पता होगा, और आप लोगों ने इसका आंसर गेस कर लिया होगा। एक बार इंग्लिश वाले क्वेश्चन को देख लीजिए, अगर देख लिए हैं तो हम लोग सीधे इसके आंसर पाते हैं। तो PM किसान के बारे में हम लोग ने देखा, ये तो नहीं है। PM जय, ये तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, ये भी नहीं है। PM उज्ज्वला तो पता होगा, उज्ज्वला में गैस सिलेंडर दिया जाता है। तो इसमें है क्या? PMSY, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत सोशल सिक्योरिटी यानी कि सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया जाता है। किसको? तो असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक है उसको प्रदान किया जाता है। तो ये था इस पार्ट का क्वेश्चन, और उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। आप लोग इन सारे क्वेश्चन को रिवाइज करके जाइएगा, और देखिएगा यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इस उम्मीद के साथ कि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर उसका हम लोग जवाब देंगे। तो आज का क्लास कैसा रहा इसके बारे में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा, और हम लोग और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं इसके बारे में भी अपनी राय ज़रूर दें। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, फिर अगले पार्ट में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। इस तरह से जो है जितना भी सिलेबस में आप लोगों का कीवर्ड दिया गया है उसको कंप्लीट कर लेंगे आप लोगों के एग्ज़ाम से पहले पहले। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक अपने और अपनों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।